ऑनर किलिंग, इस क्राइम में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है, यानी कि एक ऐसा क्राइम होता है जो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और मुझे लगता है कि ये क्राइम ना हमेशा अपने ही करते, मतलब माता पिता, भाई बहन, कोई रिलेटिव, राइट। और हमेशा इसमें एक क्वेश्चन ये रहता है कि जो हुआ क्या वो होना ज़रूरी था। तो मुझे पता है कि आज का केस तो ऑनर किलिंग के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस इज फर्स्ट एवर क्राइम पॉडकास्ट चैनल। बताओ कि आज का केस क्या है। आज का केस हरियाणा पर है। ओह, हरियाणा, बॉर्न प्लेस फॉर ऑनर किलिंग, राइट। एग्जैक्टली 2021, बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में गांव है टिकमगढ़। वहाँ पे शोभा नाम की महिला अपने पति और 13 साल की बच्ची नीतू के साथ रहती थी, मगर कुछ कारणों की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सैड, नेचुरल तरीके से। अब इसी के चलते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोभा पे आ जाती है, वाइफ के ऊपर। एग्जैक्टली। अकेली महिला क्या करती, तो मजबूरी में आके वो दूसरी शादी कर लेती है, उसी गांव में रहने वाले गंगाराम से। और गंगाराम से उसको 2 बच्चे होते हैं, ऋतिक और आस्था। ओके। तो गंगाराम उससे कहता है एक दिन कि हमारे यहाँ पे काम चल नहीं रहा है और मध्य प्रदेश में हमारा कुछ रखा भी नहीं है, तो हम ये शहर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और कहीं और जाके हम अपना धंधा शुरू करते हैं या कुछ मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए वो शायद मध्य प्रदेश से हरियाणा शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए हो जाते हैं। तब उन्होंने सोचा कि अभी हम इतना बड़ा परिवार लेके कहाँ पे जाएंगे, तो शोभा ने उन्हें सजेस्ट किया कि हम एक काम करते हैं, नीतू को हम अपने दादा दादी के पास रख देते हैं और जब हम हरियाणा में थोड़ा सेटल हो जाएंगे तो नीतू को वापस बुला लेंगे। हरियाणा के सोनीपत गांव में वो शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर वो मेहनत मजदूरी करने रहते हैं और धीरे धीरे करके वो मेहनत करते हैं। मतलब बेसिकली वो सेटल तो हम नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक उनकी इनकम होने लगती है। फिर वो भगत सिंह से किराए का कमरा मतलब भाड़े पे लेते हैं और वहाँ पे वो रहना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाता है फरवरी 2023। तो यहाँ पे शोभा कहती है कि अब तो हमारा काम ठीक ठाक चल रहा है, तो क्यों ना हम नीतू को वापस यहाँ पे बुला लें। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे के लिए बहुत बुरी बात होती है कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रहे। तो गंगाराम इस बात से एग्री हो जाता है और उसे फरवरी के महीने में बुला लेता है। ठीक है। नीतू का आने के बाद उसकी एडमिशन यहाँ पे हो जाती है, हरियाणा में उसका एडमिशन करवा देते हैं। प्लस सुबह नीतू स्कूल जाती थी और दोपहर के वक्त आके अपने माँ बाप का काम में हाथ बटाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि उन्हें जल्दी काम पे निकलना पड़ता था शोभा और गंगाराम को, तो उनके लिए खाना भी बना दिया करती थी। हाँ, और मुझे लगता है वो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान भी रखती होगी। बिल्कुल, मतलब 13 साल की थी लेकिन सारी जिम्मेदारी वो निभा रही थी। फिर उसके बाद अप्रैल का महीना आता है। अप्रैल के महीने में वो अपने पापा से कहती है कि पापा, मुझे स्कूल की कुछ किताबें खरीदनी है, तो इसके लिए आप मुझे पैसे दे दो। बट गंगाराम उससे कहता है कि इतने मतलब इस टाइम पे तुम क्या करोगे जाके, मैं अपने काम पे ही जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, वो ला के तुम्हें किताबें दे देगी। नीतू कहती है ठीक है, फिर इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। फिर वो लोग अपने काम पे चले जाते हैं और जब शोभा का काम ख़त्म हो जाता है तो वो अपने पति से कहती है कि मैं जा रही हूँ, तो मुझे पैसे भी दे दो, मैं नीतू के लिए किताबें भी ले लूँगी। फिर उसके बाद शोभा बाज़ार जाती है, वहाँ से वो किताबें लेती है और वो दोबारा अपने घर पे आती है। मगर ऋतिक और आस्था तो उसे मिलते हैं, उसके 2 बच्चे, लेकिन उसे नीतू नहीं मिलती। अच्छा। वो बेडरूम में चेक करती है, बाहर भी चेक करती है, जो उसकी सहेलियाँ थी ना उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर नीतू कहाँ गई? वो छत पे जाती है शोभा, क्योंकि अक्सर नीतू वहीं पे खेला करती थी। तो जैसे ही छत पे जाती है, जो कांट बिलीव, छत पे नीतू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि किसी माँ के लिए बहुत ही हॉरिफाइंग सीन होगा कि अपने बच्चे को इस हालत में देखना। और यही देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। हाँ। तो जैसा मैंने बताया वो किराए के घर में रहते थे, तो उसकी आवाज़ सुनकर भगत सिंह, जो उनका मकान मालिक था, वो दौड़ के छत पर आता है। ओके। और वो भी ये सब देख के काफ़ी हैरान हो जाता है कि अच्छी खासी भली लड़की को सडनली क्या हो गया, डायरेक्ट मौत। तो जैसे तैसे वो बॉडी को उठा के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर कह देता है कि शी इज़ नो मोर। लेकिन डॉक्टर कुछ बताते हैं कि उसकी मौत किस वजह से हुई, या फिर क्या बॉडी पे कुछ मार्क्स थे या कुछ निशान वगैरह? नहीं, उन्हें चेकअप करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि शोभा की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि वो अपनी बेटी को टच भी करने नहीं दे रही थी। होता है ना उसे लिपट के रोना, क्योंकि ये काफ़ी दर्दनाक चीज़ है एक माँ के लिए। राइट। तो जब ये बात गंगाराम को पता चली तो वो भी अपना काम धाम छोड़ के सीधा हॉस्पिटल में आ गया और वहाँ पे उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फिर ऐसे टाइम पर डॉक्टर ने एक चीज़ काफ़ी अच्छा किया कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। डेफिनेटली, मुझे लगता है कि ये तो फर्स्ट प्राइमरी जॉब है। बिल्कुल। जब ऐसे केसेस डॉक्टर के पास आते हैं तो वो पुलिस कंप्लेंट पहले करते हैं। बिल्कुल। तो पुलिस भी आई। पुलिस ने आके जब नीतू की कंडीशन देखी तो उन्होंने सोचा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये थी, शोभा और गंगाराम, इन दोनों की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ बता पाएँ, तो उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए था, पुलिस ने दिया। उसके बाद कुछ वक्त के बाद पुलिस ने फिर से उनसे मतलब इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मांगी कि आपको किसी के ऊपर शक है
या कोई ऐसा लड़का है जिससे नीतू का कुछ अफेयर टाइप समथिंग था? यस, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतू थोड़ी टीनेज एज में थी, तो इस एज में बहुत ही आसान होता है किसी से प्यार करना या फिर किसी के तरफ अट्रैक्ट होना। और इस एज में गुस्सा भी काफ़ी जल्दी आता है, तो हो सकता है शायद किसी लड़के ने मतलब शॉर्ट टेम्पर होकर कुछ कर दिया हो भी सकता है। लेकिन गंगाराम का जो जवाब था वो सुनने के बाद एक टाइम पे लगता है कि ठीक है, बट सेकेंड टाइम ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं है। उसने कहा कि देखो साहब, जिसको जो जाना था वो जा चुका है, चाहे वो नेचुरल तरीके से गया हो, चाहे उसको कोई बीमारी हो। उसके पेरेंट्स को ये जानना नहीं था क्या कि नीतू की मौत कैसे हुई, किसने की? अगर वो नेचुरल है तो ठीक है, अगर वो अननेचुरल है, किसी ने उसका मर्डर किया है, तो उन्हें जानना नहीं था कि उसका मर्डरर कौन है? नहीं, उनका कहना था कि जो जा चुका है अब क्या फ़ायदा उसे मतलब दोबारा ये सब करने का, वो तो चली गई। तो मुझे लगता है कि पुलिस को डेफिनेटली डाउट हुआ होगा। बिल्कुल, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, पुलिस ने उल्टा उनसे कहा कि आप हमें रिटर्न में दो, कि आपको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी और ना आपको इस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना है। और आपको क्या लगता है गंगाराम ने क्या किया रहेगा? मुझे तो लगता है जैसे तुमने बताया, उसने डेफिनेटली उनको लिख के दिया होगा कि हमें इसका पोस्टमार्टम नहीं करना है और आगे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना है। उसने वही किया, उसने रिटर्न में दे दिया। लेकिन फिर ये केस सामने भी कैसे आया? अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पेरेंट्स नहीं चाहते इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो फिर ये केस बाहर कैसे आया? मीडिया की हेल्प से। मीडिया की हेल्प से? 13 साल की बच्ची की अननेचुरल डेथ हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, ये बात मीडिया को पता चल गई। अच्छा। तो लोकल मीडिया ने इस चीज़ को एज अ न्यूज़ एक हेडलाइन बना दिया। हाँ। तो पुलिस पे तो आ ही गया प्रेशर। तो ना चाहते हुए भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। लेकिन स्टिल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर नीतू के साथ हुआ क्या था। ये बात डॉक्टर से पता चली। डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि वैसे तो मुझे बॉडी को ज़्यादा टच करने की परमिशन मिल नहीं रही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इसके साथ कुछ छीना झपटी हुई है। अच्छा। या तो इसको मारा गया है, या तो इसका रेप हुआ है, या तो इसका गला दबाया गया है, क्योंकि इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। तो जैसा कहा कि ना चाहते हुए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और परमिशन दे दी कि आप इसका पोस्टमार्टम करो। अच्छा, मतलब तब तक डेड बॉडी को उन्होंने संभाल के रखा था? ये हॉस्पिटल में ही चीज़ थी। फिर पोस्टमार्टम किया गया, उसकी रिपोर्ट्स भी आई और रिपोर्ट्स में क्लियर हो गया कि नीतू की डेथ मर्डर थी, बट यही नहीं पता था किसने मर्डर किया। तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, एक से पूछना चालू किया। कुछ लोकल लोगों से पूछा, कुछ पड़ोसियों से पूछा, लेकिन सबका यही कहना था कि हम नीतू के बारे में इतना तो नहीं जानते थे, लेकिन इतना पता था कि वो काफ़ी अच्छी घर की लड़की है और इवन ना उसके साथ किसी का झगड़ा था ना कुछ था। पुलिस ने भगत सिंह जो उनका किराएदार था उनसे भी बात की, तो भगत सिंह ने कहा कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इनका कुछ लफड़ा था किसी के साथ या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, बट इनके घर से ना हमेशा चिल्लाने की आवाज़ आती थी। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है झगड़ा इज़ वेरी कॉमन इन अ इंडियन फैमिली। बिल्कुल, मगर ये झगड़े रात को अक्सर होते थे और कई बार तो ऐसा लगता था कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो मतलब कौन किससे झगड़ा कर रहा था और क्या हो रहा था? नहीं, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन झगड़ा हो रहा था ये बात कंफर्म थी। ठीक है, फिर पुलिस ने आगे क्या किया? पुलिस ने सीधा घर वालों को उठाया, उनसे काफ़ी सख्ती से पूछताछ की और उसके बाद गंगाराम ने जो बात कही, उसके बाद आई थिंक शायद ये एक बेवकूफ़ी है या एक स्टूपिडिटी या एक अनपढ़ता है, वो चीज़ डिफाइन नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब क्या कहा उन्होंने? गंगाराम ने कहा कि 2021 में, आपको याद होगा जब वो मध्य प्रदेश में थे, तो नीतू का किसी के साथ अफेयर था, उसी के स्कूल के एक लड़के के साथ, और ये बात गंगाराम को पसंद नहीं आई और ये बात उनके दादा दादी को पता नहीं थी। इसके लिए उन्होंने नीतू को यहीं पे रखा मध्य प्रदेश में, ताकि वो सुधर जाए। लेकिन जब 2023 आ गया तो उन्हें लगा कि शायद बेटी अभी सुधर गई होगी, तो उन्होंने उसे हरियाणा बुला लिया, मगर यहाँ पे उसके लफड़े और भी ज़्यादा चालू हो गए। वो एक साथ 7-8 लड़कों को डेट करने लग गई थी। माय गॉड। हाँ, वो सिर्फ 13 साल की थी। फिर क्या यही बात उनको पसंद नहीं आती थी, तो इसीलिए आए दिन उनमें झगड़े होते थे। मतलब पेरेंट्स को ये बात पता थी कि वो इतने सारे लड़कों को डेट कर रही है? इवन कई बार तो शोभा ने मारा भी था उसे, कई बार उस पर हाथ भी उठाया, उसको वॉर्न भी किया कि अगर नेक्स्ट टाइम से ये सब किया तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। लेकिन नीतू जैसा एक टीनेज होता है ना, उन्हें लगता है कि हम ही सही हैं। राइट। उसने वही किया, वो फिर भी अपना अफेयर्स चालू रखती थी। तो 29 अप्रैल को रात को खाना खाते वक्त गंगाराम ने ये बात फिर से छेड़ी कि तुम्हें अभी किसी से और से बात नहीं करनी है, वरना हम तुम्हें घर में बंद कर देंगे। और इस पर नीतू ने वो कहा कि तुम मेरे असली बाप नहीं हो। तो उसने बाप वर्ड यूज़ किया था कि तुम मेरे बाप नहीं हो, तो मेरी लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर वो खाना फेंक कर चली गई अपने रूम में सोने।
तो यहाँ पे गंगाराम ने अपनी वाइफ से कहा कि अगर ये ज़िंदा रही तो हो सकता है शायद शहर में हमारी बदनामी हो, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। तो शोभा ने पूछा अब क्या करें। गंगाराम ने कहा एक काम करते हैं, इसको मार ही देते हैं। ओह माय गॉड। ऑलरेडी हमारे 2 बच्चे तो हैं ही, और ये बेटी है, चली गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। ओह, और इस बात के लिए शोभा मान गई? मान गई। फिर रात के वक्त वो कमरे में गए जब वो सो रही थी। शोभा ने उसका पैर पकड़ा और गंगाराम ने उसका गला दबाया, और उन्होंने पूरा चेक किया कि उसकी मौत हुई है कि नहीं। जब वो कंफर्म हो गया उसकी मौत हो गई है, उसको टेरेस पे लेकर गया और फेंक दिया। ओह माय गॉड। और नेक्स्ट डे अपने काम पे निकल गए इस तरीके से जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और ये जो किताब वाली बात थी ना, वो सब झूठी कहानी थी। ओह, मुझे तो एक्चुअली कभी कभी समझ में नहीं आता कि कोई इंसान मर्डर करने के बाद फिर से नॉर्मल अपनी डेली लाइफ कैसे चालू रख सकता है। मतलब वो एक बोलते हैं ना, एक ट्रॉमा, एक खौफ, वो सारी चीज़ें नहीं होती उनमें। क्योंकि वो रिग्रेट नहीं करते इस चीज़ से, उन्हें लगता है कि हमने जो किया वो सही है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, उसका एक एज था, एक टाइम के बाद वो खुद समझ जाती है कि वो जो कर रही है वो सारी चीज़ें गलत है। लेकिन किसी की जान लेना, और वो भी अपने खुद के बच्चे की, मतलब ठीक है गंगाराम का तो मैं समझ सकती हूँ कि वो भी जानता था कि वो उसकी बेटी नहीं है, स्टेप फादर था। यस, लेकिन शोभा तो उसकी असली माँ थी। वो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। यस, इसे हम ब्रेन वॉश भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार में तो मानी नहीं होगी वो। यस, गंगाराम ने मैनिपुलेट किया ही होगा। फिर वही वो जो हॉस्पिटल में रोना था, बॉडी को टच ना करने देना, इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर देना, ये सब एक नाटक था उनका, ताकि उन पे किसी का शक ना हो और वो बचे रहें। और ये बात जब पुलिस को पता चली, पुलिस का भी मतलब एक पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया। जैसा आपने कहा कि ये चीज़ इतनी मतलब गंदी है कि हम बता भी नहीं सकते कि खुद की बेटी को इस तरीके से मारना। अभी तो इनको कार्रवाई में रखा गया है, बट कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि इन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए बिल्कुल, बट अगर इनको सज़ा मिलती है, इनके जो 2 छोटे बच्चे हैं आस्था और ऋतिक, उनका भी फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। यस, दैट्स ट्रू। एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने उनके फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि हम कौन सी क्राइम केस कवर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, हैव अ सेफ लाइफ।